आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो 2.0। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। चैप्टर 11। रुद्र मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहले वो जड़ी बूटी की दुकानों को खोजने लगता है और जब आखिर में उसे जड़ी बूटी की दुकान मिल जाती है तो फिर रुद्र वहां से सामान खरीद लेता है। अब आगे इन सभी जड़ी बूटियों का कुल कितना हुआ, रुद्र दुकानदार से पूछता है। उद्धरण चिन्ह, इन सभी जड़ी बूटियों का पूरा हुआ 2 लाख रुपए। उद्धरण चिन्ह। रुद्र इस कीमत को सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। क्या 2 लाख पर कैसे? उद्धरण चिन्ह, पर कैसे? रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये अश्वगंधा सबसे अच्छी क्वालिटी का है, इसकी कीमत 20,000, ये जिनसिंग 50,000 की और ये। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह के वो दुकानदार रुद्र को सभी जड़ी बूटियों के दाम बताने लगता है, लेकिन तभी रुद्र को कुछ याद आता है और वो सिस्टम से पूछता है। सिस्टम, जो दाम ये दुकानदार कह रहा है उसकी सच होने की संभावना कितनी है? उद्धरण चिन्ह, 0%। क्या मतलब ये आदमी झूठ बोला रहा है? उद्धरण चिन्ह, 100%। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम, क्या इन सब की कीमत कम है? उद्धरण चिन्ह, 100%। अच्छा, अगर मैं इस दुकानदार को 1,20,000 दूं तो क्या ये मुझे सारा सामान देगा? 28%। अंकल, क्या आप मुझे ये सब 1,20,000 में मुझे बेचेंगे? उद्धरण चिन्ह। रुद्र दुकानदार से कहता है। रुद्र की बातों को सुनने के बाद दुकानदार गुस्से में कहता है, अरे अगर तुम जैसे 4 और ग्राहक आने लगे तब तो मुझे अपनी दुकान को ताला ही लगाना पड़ जाएगा। भला कोई बात हुई, सीधा 80,000 कम। इतना कहने के बाद वो दुकानदार रुद्र को आवाज लगता है, अरे रुको, ठीक है, 1,55,000 में मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। दुकानदार की बातों को सुनने के बाद रुद्र के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ जाती है और फिर रुद्र सभी जड़ी बूटियों को लेकर वहां से चला जाता है। जड़ी बूटियां तो मैंने खरीद ली, पर अब मैं इनसे दवाई बनाऊंगा कहाँ? अगर हॉस्टल में बनाया तो वहां पर तो राहुल मिलेगा। क्या करूँ क्या करूँ? उद्धरण चिन्ह। रुद्र ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे कुछ दूर पर एक पुरानी मेडिकल शॉप मिलती है। शायद मुझे अपने काम की चीज इसी मेडिकल शॉप में मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद रुद्र उस मेडिकल शॉप की तरफ चला जाता है। जब रुद्र इस मेडिकल शॉप के अंदर घुसता है तो उसे वहां पर बहुत सारी बोतल दिखाई देती है और उन सब में अलग अलग तरह की दवाएं रखी हुई थी और उस दुकान को एक बूढ़ा व्यक्ति संभाले हुए था। दुकान का मालिक रुद्र से कहता है, क्या चाहिए लड़के? दादाजी, मुझे कुछ लेना नहीं है। रुद्र की बातों को सुनने के बाद दुकान का मालिक कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसी कंफ्यूजन में वो रुद्र से पूछता है, कुछ लेना नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो? वो रुद्र कुछ कहने ही जा रहा था कि इस दुकान का मालिक रुद्र को बीच में ही रोक देता है। फिर रुद्र से कहता है, अगर तुम यहाँ सामान खरीदने के लिए नहीं आए हो तो जरूर ही तुम यहाँ उस मलिक के ही आदमी होगे। रुको, तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। रुद्र बाहर आवाज देता रहे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एक कमरे के अंदर चला जाता है। दादाजी, पहले मेरी बात तो सुनिए। कमाल है, अब ये मलिक कौन है भला? मेरा उनसे क्या लेना देना? उद्धरण चिन्ह। रुद्र ये सब खुद से कह ही रहा था कि तभी दुकान का मालिक एक कमरे अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए बाहर निकलता है। रुद्र पहले उस चीज को देखता है जो कि बूढ़ा दुकानदार अपने साथ लाया था और फिर दुकानदार को 1,35,000 रुद्र कहता है। रुद्र के इतना कहते उस दुकानदार के ऊपर सिस्टम की एक स्क्रीन खुल जाती है जिसमें कि कुछ नंबर लिखने लगते हैं। 45%। इतने में नहीं होगा, अब तुम फालतू में मेरा वक्त जाया मत करो। उद्धरण चिन्ह। 1,55,000, अब मैं इसे ऊपर नहीं जा पाऊंगा। 67%। इस परसेंट को देखते ही रुद्र के चेहरे पर खुशी आने लगती है, लेकिन फिर किसी तरह से रुद्र अपनी खुशी दबा देता है। लगता है आप इतने में भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, आप अपना सामान अब अपने पास ही रख लीजिए क्योंकि इससे ऊपर तो मैं जा नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद रुद्र वहां से निकलने लगता है। रुद्र को जाते हुए देखकर वो दुकानदार खुद से कहता है, अरे वैसे भी सामान बिक नहीं रहे हैं, चलो इसे ही बेच देता हूँ। बंदूक। इतना कहने के बाद बूढ़ा दुकानदार उस बंदूक की नली को सीधा रुद्र के सर की तरफ कर देता है। हाँ, बंदूक। बंदूक की नली को अपने सर पर ताने देखकर रुद्र के पसीने छूटने लगते हैं। अरे दादाजी, बच्चे की जान लोगे क्या? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं सब जानता हूँ, पहले तुम अपनी ये भोली सी सूरत मुझे दिखाओगे और फिर बाद में मेरे दुकान को तोड़ोगे। मैंने पहले ही तेरे उस बाप से कहा था कि अगर उसने दोबारा मेरी दुकान की तरफ आंख उठाकर के भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। फिर भी उसकी इतनी हिम्मत कि उसने अपना एक आदमी भेज दिया। इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी अपनी बंदूक को लोड करने लगता है।
अरे ओ दादा, मैं यहाँ किसी का दुकान खाली करवाने के लिए नहीं आया हूँ और ना मैं किसी मलिक को जानता हूँ। मैं तो सिर्फ कुछ देर के लिए आपका दवाई घर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगने के लिए आया था। उद्धरण चिन्ह। बेटा ये बहाने ना कही और बनाना, तुझ जैसे मैंने अपनी बहुत देखे हैं, तेरी ये झूठी कहानी यहाँ नहीं चलेगी। लगभग एक 17 साल की लड़की उस दुकान में आते हुए कहती है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं बेटी, हम तो बस ऐसे ही खेल रहे थे। वो बूढ़ा आदमी कहता है। अजीब पागल आदमी है, एक सेकंड पहले मुझे मारने पर तुला हुआ था और अभी देखो कैसे भीगी बिल्ली बन गया। रुद्र अपने मन में कहता है। अपने दादा से बात करने के बाद वो लड़की रुद्र की तरफ मुड़ जाती है और फिर रुद्र से कहती है। मेरे दादाजी को माफ करे, वो दरअसल उनका गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर ही रहता है, तो इसी वजह से उन्होंने तुरंत ही बंदूक उठा ली। उद्धरण चिन्ह। रुद्र कहता है। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पोती से कहता है। लेकिन जैसे ही उसकी पोती उसे गुस्से से देखती है वो तुरंत चुप हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। बेटी आखिर तुम इससे माफी क्यों मांग रही हो? और अब आप अपने भाई से कह दीजिएगा कि जब तक स्नेहा जिंदा है तब तक कुलदीप मेडिकल शॉप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जो कि उस बूढ़े दुकानदार की पोती है, वो रुद्र से कहती है। स्नेहा। रुद्र खुद से कहता है। उद्धरण चिन्ह। यार ये नमूने मेरी जिंदगी में आ कहाँ से रहे हैं? देखिए मैं किसी मलिक को नहीं जानता हूँ और मैं यहाँ किसी का भी दुकान खाली करवाने के लिए भी नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ देर के आपका दवाई घर इस्तेमाल करने के लिए पूछने आया था। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। रुद्र दोनों को समझता है। बूढ़ा दुकानदार रुद्र से पूछता है। मतलब तुम मलिक के आदमी नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं किसी मलिक का आदमी नहीं हूँ। सॉरी बेटा, मुझे लगा कि तुम मलिक के आदमी हो, इसी वजह से मुझसे ये गलती हुई, सॉरी। कुछ देर पहले इस आदमी ने मेरी जान हलक में अटका कर रखी थी और अभी ये मुझसे माफी मांग रहा है। कहाँ खो गए लड़के? कहीं नहीं दादाजी, अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो क्या अब मैं आपका दवाई घर इस्तेमाल कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ जरूर, स्नेहा बीच में आते हुए कहती है। इतना कहने के बाद रुद्र एक कमरे के अंदर चला जाता है और बाहर में सिर्फ दादा पोती ही बचते हैं। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू बेटी, आखिर तुमने उसे दवाई घर इस्तेमाल करने क्यों दिया? उद्धरण चिन्ह। दादाजी शायद आप भूल रहे हैं कि कुछ देर पहले आप ही ने बिना कुछ सोचे समझे एक निहत्थे पर बंदूक ताने खड़े थे, और वो भी गैरकानूनी बंदूक। अगर उसने ये बात पुलिस को बता दी तो बाकी के दिन आपके फिर जेल में कटेंगे। और अगर आप जेल चल जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। बाहर में दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे, वही एक कमरे के अंदर में रुद्र एक हंसी को गर्म करता है और फिर उसमें जड़ी बूटियों को उस हिसाब से डालने लगता है जिस हिसाब से सिस्टम ने रुद्र को बताया था। कुछ देर के बाद रुद्र के हाथ में एक गोली आती है। अच्छे से उस गोली को देखने के बाद रुद्र उस गोली को खा जाता है। जैसे ही रुद्र उस दवा को निगलता है, अचानक से रुद्र के पूरे शरीर में एक असहनीय दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वो दर्द सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए ही रहता है। 10 सेकंड्स के बाद रुद्र को ना अपने शरीर में और भी ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। तभी रुद्र के सामने एक लड़की प्रकट हो जाती है। हेलो होस्ट, आपने मसल एंड ब्लड स्ट्रेंथनिंग पिल को सक्सेसफुली बना ली है। मिशन अल्पविराम। सिस्टम के द्वारा दिए गई मिशन को पढ़कर रुद्र पूरी तरह गुस्से से भर जाता है और फिर रुद्र सिस्टम को गालियां देना शुरू कर देता है। आखिर ऐसा क्या है उस मिशन में जिसकी वजह से रुद्र गुस्से में आ गया? और कौन है ये मलिक जो कि स्नेहा के दादाजी की दुकान को हड़पना चाहता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भाइयों और उनकी बहनों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर कमेंट और लाइक से ही हमें आगे लिखने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करो। चैप्टर 12। रुद्र जब मसल एंड ब्लड स्ट्रेंथनिंग पिल को लेता है तो उस वक्त उसे अपने शरीर में एक असहनीय दर्द होता है, लेकिन फिर वो दर्द 10 सेकंड के अंदर में चला जाता है। दर्द के जाने के बाद रुद्र को अपने शरीर में और ज्यादा ताकत महसूस होता है। होस्ट, इस पिल दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप चाहे तो इसे रोज भी ले सकते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद ये दवाई आपके शरीर पर कोई भी प्रकार का प्रभाव डालना बंद उद्धरण चिन्ह कर देगी, क्योंकि ये दवाई सिर्फ नोविस मार्शल आर्ट्स से इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स लेवल के बीच के लोगों के लिए ही बना है। उद्धरण चिन्ह। क्या इस दवा का इस्तेमाल आम लोग भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस दवा का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तभी रुद्र के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है जिसमें कि मिशन की पूरी डिटेल लिखी हुई थी। मिशन मसल एंड ब्लड स्ट्रेंथनिंग पिल से 100 करोड़ की कंपनी बनाए। इनाम 20 रिवार्ड पॉइंट्स। टाइम लिमिट 6 महीना। उद्धरण चिन्ह। रुद्र जैसे ही इतना कहता है उसे कुछ याद आ जाता है। अब ये क्या बवासीर है? रुद्र खुद से पूछता है और फिर कुछ याद करने लगता है। कुछ देर में रुद्र के चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल छा जाती है। उद्धरण चिन्ह। कुकरेजा परिवार का दवाइयों का बिजनेस है। राहुल, तेरी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। उद्धरण चिन्ह।
इतना कहने के बाद रुद्र अपने सभी पिल जो कि उसके पास बची हुई थी उसे लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर निकलते ही रुद्र को सामने वही दादा पोती की शक्ल दिखाई देती है। रुद्र अपने उस दवा को देख ही रहा था तभी छोटी लड़की रुद्र से कहती है, आपको अब इस दवा के मदद से 100 करोड़ की कंपनी बनाना है। इस मैसेज को सुनते के बाद रुद्र का सिर पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। उसे पता ही नहीं कि आखिर उसके आसपास क्या हो रहा हो। रुद्र सिर्फ उस छोटी लड़की को देखे जा रहा था और वो छोटी लड़की भी रुद्र को देखे जा रही थी। उद्धरण चिन्ह, क्या उद्धरण चिन्ह? हाँ। कमरे में फिर खामोशी छा जाती है। इतना कहकर सिस्टम वाली लड़की तुरंत वहां से गायब हो जाती है। छोटी लड़की के गायब होते ही रुद्र गुस्से के कहता है, आपका दिन मंगलमय हो। रुद्र छोटी लड़की को आवाज देते रह जाता है लेकिन छोटी लड़की वापस नहीं आती है। उद्धरण चिन्ह, अरे ओ भूतनी चुड़ैल, वापस आओ। अपना दवाई घर इस्तेमाल करने देने के लिए आपका शुक्रिया। रुद्र उस दादा पोती के जोड़ी से कहता है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बस आज जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज पुलिस को मत बताएगा, मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है। उद्धरण चिन्ह, स्नेहा रुद्र से कहती है, तुम फिक्र मत करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दादाजी के पास बंदूक है। रुद्र अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए स्नेहा से कहता है, जब तक कि वो सबको मेरी तरह मलिक का आदमी ना समझें। रुद्र अपने मन में कहता है। स्नेहा के दादा वीर प्रताप रुद्र से पूछते हैं, उद्धरण चिन्ह, वैसे लड़के उस बोतल में क्या है? दादाजी, मैंने अभी जो दवाई बनाई है ये वही दवा है। उद्धरण चिन्ह, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारे उन दवाइयों को देख सकता हूँ? अपने दादाजी का बात सुनते ही स्नेहा तुरंत अपने दादाजी को घूर कर देखती है, जिसके कारण वीर प्रताप बिल्कुल चुप हो जाते हैं। दरअसल मेरे बेटे ने मलिक भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे लेकिन कुछ दिनों में ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण हम वक्त पर मलिक भाई के पैसे लौटा नहीं पाए। एक दिन मलिक भाई का छोटा भाई हमारे घर पैसे मांगने के लिए आया, लेकिन उस वक्त उसके भाई ने स्नेहा को घर में अकेले पाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और स्नेहा ने अपने बचाव के लिए मलिक के भाई की गर्दन में शीशे की बोतल घुसा देती है। उद्धरण चिन्ह, तब से मालिक भाई हमसे बदला लेने के लिए उतावला है। शायद इसी कारण से मैं अपनी पोती की हर बात को मानता हूँ क्योंकि उस हादसे का असर उसके दिमाग पर बहुत गहरा हुआ है। उद्धरण चिन्ह, वीर प्रताप की बात को सुनने के बाद रुद्र पूरी तरह से खामोश हो जाता है और फिर रुद्र को अपने परिवार की भी याद आने लगती है। अपनी जांच पूरी करने के बाद वीर प्रताप खुशी से रुद्र से कहते हैं, तुमको पता है लड़के, अगर ये दवाई मार्केट में आ गई तो तहलका मचा कर रख देगी। दादाजी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे भला पूरे यकीन के साथ कैसे नहीं कह सकता। इस दवा की मदद से किसी भी इंसान का खून साफ किया जा सकता है, उसके खून को ताकतवर बनाया जा सकता है। और मेरे दादाजी को माफ कीजिएगा, वो दरअसल कोई भी नई दवा को देखते ही उस दवा का परीक्षण करने के लिए उतावले हो जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे दादाजी मेरी दवाइयों की जांच कर सकते हैं। रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए कहता है। रुद्र के इस बात पर वीर प्रताप का चेहरा खुशी से खिल उठता है और फिर वो रुद्र के पास से दवाई लेकर अंदर कमरे में उसकी जांच करने के लिए चला जाता है। वीर प्रताप को एक कमरे में जाते हुए देखकर रुद्र भी उस कमरे में चला जाता है। एक सवाल पूछूं? हाँ जरूर, ये मलिक कौन है और भला वो इस दुकान को तोड़ना क्यों चाहता है? रुद्र पूछता है। शायद ये सब हमारी गरीबी की वजह से शुरू हुआ है, वीर कहती है। वीर प्रताप की बातों को सुनने के बाद रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी तरह वीर प्रताप रुद्र को इस दवाई की खासियत बताते रहते जो कि रुद्र को पहले से ही पता है। रुद्र वीर प्रताप को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन वीर प्रताप पैसे नहीं लेता है, जिसके कारण रुद्र वीर प्रताप को मसल एंड ब्लड स्ट्रेंथनिंग पिल्स की 5 गोलियां दे देता है। कुछ देर बाद रुद्र दुकान से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही रुद्र किसी को फोन मिलाता है। जैसे ही रुद्र का फोन उठता है, फोन के दूसरे तरफ से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। उद्धरण चिन्ह, हेलो अदिति, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह, आखिर कौन है ये अदिति और क्या हुआ है उसे? क्या रुद्र कर पाएगा 100 करोड़ की कंपनी खड़ी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहने के सफर में। 13 घर वापसी। चैप्टर 13 घर वापसी। वीर प्रताप से उस बिल की खासियत सुनने के बाद रुद्र उनके दुकान से बाहर निकल जाता है। जैसे ही रुद्र दुकान से बाहर निकलता है, उसे किसी का फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। अब आगे। अदिति, क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? भाई, पापा को किसी ने जान से मारने की धमकी दी। फोन के दूसरी तरफ से लड़की कहती है। इस बात को सुनते ही रुद्र की पकड़ फोन पर पूरी तरह से कस जाती है, लेकिन फिर अपनी का ख्याल करते हुए रुद्र अपनी बहन से कहता है, अदिति तुम पहले रोना बंद करो, मैं अभी ही घर के लिए निकल रहा हूँ। भाई प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है, इतना कहकर रुद्र फोन रख देता है। फोन रखते ही रुद्र अपने हाथ में मौजूद गोलियों को अपने पॉकेट में डालता है और तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है। रुद्र का घर नासिक के एक छोटे से जगह शिर गांव में है। रुद्र के घर में उसके माता पिता और 2 बहनें अदिति और प्रीति रहती है।
रुद्र की दोनों बहनें जुड़वा भले ही है, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। जहां अदिति शांत स्वभाव की लड़की है, वहीं प्रीति गुस्सा करने वाली और सबसे मारपीट करने वाली लड़की है। रुद्र कुछ देर में बस स्टैंड पहुंच जाता है और वहां से अपने शहर नासिक के लिए निकल जाता है। लगभग रात को 8 बजे रुद्र नासिक पहुंचता है। नासिक पहुंचकर रुद्र अपने गांव के लिए गाड़ी ढूंढने लगता है। भाई, क्या शिरगांव फोर्ट की कोई गाड़ी मौजूद है क्या? रुद्र बस स्टैंड के ऑफिस में बैठो लोगों से पूछता है। नहीं, शिरगांव की आखिरी बस तो 1 घंटे पहले ही निकल गई। अब तो बस सीधा सुबह में ही मिलेगी। अब आज तो तुमको नासिक में ही रुकना पड़ेगा। ऑफिस में बैठा एक आदमी रुद्र से कहता है। गाड़ी न मिलने की वजह से रुद्र अब नासिक में ही रुकने का फैसला करता है। रुद्र आज रात गुजारने के लिए होटल ढूंढने लगता है। तभी रुद्र को एक होटल दिखता है जिसका भी नाम ब्लू डायमंड था। अरे, ये इस ब्रांड का होटल यहाँ भी, चलो ये भी अच्छी बात है, आज की रात इसी होटल में। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रुद्र होटल के अंदर चला जाता है। अंदर घुसते ही रुद्र उस होटल की लग्जरी देखकर हैरान हो जाता है। उत्तर तेरी के, इस होटल को क्या सोने से बनाया गया है? रुद्र खुद से ही सवाल करता है। 0% सिस्टम, इस होटल की कीमत 50 करोड़ तो होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 0% 100 करोड़। रुद्र सिस्टम से पूछता है। 100%? क्या 100 करोड़ का सिर्फ एक होटल? आखिर इस दुनिया में कितना पैसा है बे? इतना सब सोचने के बाद रुद्र रिसेप्शन की तरफ जाने लगता है। जैसे ही रुद्र रिसेप्शन पर पहुंचता है, उसे वहां पर 2 बला की खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती है। रुद्र को देखते ही रिसेप्शनिस्ट पहले थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आ जाती है। हेलो सर, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट रुद्र से पूछती है। मुझे आज रात के लिए चेक इन करना है, तो क्या आपके होटल में कोई रूम उपलब्ध है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। रुद्र रिसेप्शनिस्ट से पूछता है। जी सर, हमारे यहाँ हर तरह का रूम मौजूद है। सर, आपको कौन सा रूम लेना है, प्रेसिडेंशियल सूट या वीआईपी रूम? इन कमरों के दाम कितने कितने हैं? रुद्र पूछता है। उद्धरण चिन्ह, ज्यादा नहीं सर, वीआईपी कमरे का सिर्फ 10,000 और। वो रिसेप्शनिस्ट आगे कुछ कहती, लेकिन उससे पहले रुद्र ही शौक से कहता है। 10,000 रुपए, और वो भी सिर्फ एक रात के लिए? अरे, सोने के बिस्तर में सुला रहे हो का? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हम इतने में आपको स्विमिंग पूल, वाईफाई, जिम, पार्टी रूम, ड्रिंक्स और भी बहुत कुछ की सुविधाएं दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, मैडम सुनिए, मुझे आज रात को सोना है, मुजरा नहीं करना, और अगर आदमी सोया हुआ रहेगा तो ये जिम स्विमिंग का क्या करेगा? उद्धरण चिन्ह। रुद्र रिसेप्शनिस्ट से कहता है। रुद्र की बातों को सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट भी थोड़ा गुस्से में आकर कहती है। सर, 4,000, अब मैं इससे कम नहीं कर सकती। रुद्र के मुंह से इतना सुनते ही वो रिसेप्शनिस्ट तुरंत पेमेंट ले लेती है। डन। उसके बाद रुद्र अपने कमरे की ओर चला जाता है। यार, आखिर तुमने उसे वीआईपी कमरा 4,000 में क्यों दिया? अगर ये बात मैनेजर को पता चली तो वो तो तुम्हारी नौकरी खा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के जाते ही दूसरी रिसेप्शनिस्ट पहली से पूछती है। दूसरी रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर पहली रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम काव्य है, वो पहले तो अपने बगल वाली को घूर कर देखती है, फिर तुरंत किसी को फोन लगाती है। फोन उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। सर, अभी अभी एक लड़का हमारे होटल में आया है जिसे मैंने 4,000 में वीआईपी कमरा दिया है। क्या 4,000 में? क्या तुम पागल हो गई हो? किसके कहने पर तुमने उसे 4,000 में उसे कमरा दिया? उद्धरण चिन्ह। मैनेजर की गुस्सैल आवाज सुनकर भी काव्य शांत रहकर कहती है। बॉस की कैबिन में उस लड़के की फोटो है। काव्य की बात सुनते ही मैनेजर तुरंत शांत हो जाता है, लेकिन मैनेजर फिर पूछता है। जब तुम्हें पता ही था तो फिर तुमने उससे 4,000 रुपए भी क्यों लिए? क्या आप ये चाहते हैं कि हम उसे कमरे फ्री में दे दूं? अगर हमने ऐसा किया तो क्या उसे शक नहीं होगा? काव्य की बातों को सुनने के बाद मैनेजर पूरी तरह से शांत हो जाता है। इतना कहकर मैनेजर फोन रख देता है। उद्धरण चिन्ह। तुमने जो किया सही किया। अगर ऐसे कमरे में रहने मिले तो 10,000 भी कम है। अगर सिर्फ वीआईपी का कमरा इतना बड़ा है तो फिर प्रेसिडेंशियल सूट का कमरा? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि प्रेसिडेंशियल सूट कितना महंगा होगा। इधर मैनेजर और काव्य की बात खत्म होती है, उधर रुद्र अपने कमरे में पहुंच जाता है। कमरे को देखकर रुद्र खुद से कहता है, लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे नॉर्मल कमरे क्यों नहीं दिखाए, जबकि मैंने कपड़े भी वैसे कुछ खास नहीं पहने हैं। रुद्र इन्हीं सब ख्यालों के साथ रुद्र सो जाता है। अगले दिन जब रुद्र सुबह जल्दी से चेकआउट करके अपने घर शिरगांव के लिए निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ रुद्र के घर के बाहर में कुछ आदमी हाथ में लाठी लेकर खड़े हुए थे। तभी उन सबका सरदार रुद्र के पिता विक्रांत सिंह से कहता है। विक्रांत, मुझे मेरे पैसे आज के आज चाहिए, वरना ये घर अभी के अभी खाली कर दो। इंद्रदेव, जो कि उस जगह का सबसे रईस आदमी है, विक्रांत से कहता है। पर इंद्रदेव भाई, आपसे लोन तो मैंने 1 साल का लिया था, तो फिर आप पैसे 6 महीने में ही कैसे मांग सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के पिता की बातों को सुनने के बाद इंद्रदेव अपने एक मजबूरी वाला चेहरा बनाते हुए कहता है। वो तो मुझे भी पता है कि मैंने पैसे तुमको 1 साल के लिए दिए थे, लेकिन अब क्या करे, मेरे पास पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, वरना मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगता नाना, पर अब तंगी हो गई है तो अब क्या ही कर सकते हैं। इतना कहने के बाद इंद्रदेव के साथ आए सभी आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें रुद्र की मां यशोदा दरवाजे पर ही उन्हें रोक देती है। यशोदा को दरवाजे पर खड़े देखकर एक आदमी जैसे ही यशोदा को हाथ लगाने जाता है, उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। अगर किसी ने भी उन्हें हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आखिर किसकी आवाज है ये, जिसने कि आते ही सबको धमकी दे डाली? आखिर ब्लू डायमंड होटल्स किसका है और वो लोग रुद्र को कैसे जानते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है प्लीज लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें आगे और ज्यादा अच्छे से लिखने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा का मतलब प्रोत्साहन है, कुछ और मत समझ लेना। ग्रिंग 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 ग्रिंग। थैंक यू। चैप्टर 14 मारपीट। इंद्रदेव के साथ आए सभी आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें रुद्र की मां यशोदा दरवाजे पर ही उन्हें रोक देती है। यशोदा को दरवाजे पर खड़े देखकर एक आदमी जैसे ही यशोदा को हाथ लगाने जाता है, उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। अब आगे अगर किसी ने भी उन्हें हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जब सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर उन्हें एक लड़का कंधे पर एक बैग टांगे दिखाई देता है। अरे ये लड़के, तू है कौन और ये धमकी किसको दे रहा है? इंद्रदेव उस अपरिचित लड़के से पूछता है। क्या यहाँ तुम्हारे अलावा कोई दूसरा दादागिरी कर रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। लड़का इंद्रदेव से कहता है। लेकिन रुद्र की बात इंद्रदेव के सबसे खास आदमी को बुरी लग जाती है और वो रुद्र को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इतना कहने के बाद गजा इंद्रदेव का सबसे खास आदमी उस लड़के को मारने के लिए चला जाता है। तेरी तो मैं। गजा को उस लड़के की तरफ गुस्से से जाते हुए देखकर यशोदा और प्रीति चिल्लाकर उस लड़के से कहती है, बेटा संभाल कर, भाई बचो। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही रहता है। रुद्र अपनी माँ और बहन की बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ आगे से आने वाले गजा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जैसे ही गजा रुद्र के चेहरे पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, रुद्र तुरंत नीचे झुककर अपनी मुट्ठी बांधते हुए गजा के पेट में अपनी पूरी ताकत से मारता है। रुद्र का पंच लगते ही गजा जहां था वहीं रुक जाता है। जगह को अपनी जगह से ना हिलते हुए देखकर इंद्रदेव कहता है, ये गजा एक जगह पर क्यों खड़ा है, उस लड़के पर वार क्यों नहीं कर रहा? लेकिन तभी गजा अपना पेट पकड़ते हुए घुटने के बल बैठ जाता है। घुटने के बल बैठते ही गजा के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ता है। क्या इस लड़के ने गजा को सिर्फ एक घूसे में ही ढेर कर दिया? आखिर ये है कौन? उद्धरण चिन्ह। इंद्रदेव के सभी आदमी आपस में बात करने लगते हैं। वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना ताकतवर है। प्रीति कहती है। प्रीति की बातों को सुनकर यशोदा प्रीति से कहती है, वो तुम्हारा भाई है? माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं सब लड़कों पे डोर डालती फिरती हूँ। किसे पता? यशोदा कहती है, तुम दोनों को इतने सीरियस माहौल में भी मजाक सूझ रहा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत दोनों माँ बेटी से कहता है। दोनों माँ बेटी एक साथ कहती है और फिर चुपचाप रुद्र को देखने लगती है। सॉरी। वही उधर रुद्र गजा को मारने के बाद इंद्रदेव की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र को अपनी तरफ आते देख इंद्रदेव डर से कांपने लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर उसको बयान नहीं करता है। बैठकर बात करे। उद्धरण चिन्ह। रुद्र इंद्रदेव से पूछता है, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है, सब मिलकर एक साथ मारो साले को। इंद्रदेव की बात सुनकर सभी आदमी रुद्र पर कुत्ते भेड़िए के झुंड की तरह रुद्र पर टूट पड़ते हैं। लेकिन कुछ देर में इंद्रदेव के सभी आदमी जमीन पर धूल चाहते नजर आते हैं। अबे सालों, तुम सब पगार किस चीज का लेते हो जब तुम सब एक लड़के को नहीं संभाल सकते? उद्धरण चिन्ह। इंद्रदेव अपने आदमियों को गाली दे ही रहा था कि तभी रुद्र इंद्रदेव के करीब पहुंच जाता है। बाबू बाबू मारना मत, मैं तो तुम्हारे बाप के उम्र का हूं ना, चलो चलकर बैठकर बात करते हैं। क्या कहते हो? इंद्रदेव डरते डरते रुद्र से कहता है। इंद्रदेव रुद्र के परिवार के साथ जो करने जाने वाला था वही सोचकर रुद्र का खून खौलने लगता है, लेकिन फिर अपने परिवार की सुरक्षा से ध्यान में रखते हुए रुद्र रुक जाता है। रुद्र अपने दांत पीसते हुए कहता है, चलो बैठकर बात करते हैं। उसके बाद रुद्र और इंद्रदेव रुद्र के घर के बाहर बैठ जाते हैं। बाहर बैठते ही इंद्रदेव अपनी झूठी कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जिसका जवाब सिस्टम रुद्र को बताते रहता है। तो आपका कहना है कि मेरे पापा ने आपसे जो पैसे उधार में लिए थे वो आपको आज ही वापस चाहिए क्योंकि आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है? रुद्र इंद्रदेव से पूछता है। हाँ बेटा, ठीक है, मैं समझ गया। वैसे मेरे पापा ने आपसे कितने पैसे उधार में लिया था? उद्धरण चिन्ह। 2 लाख रुपए 16% ब्याज पे। उद्धरण चिन्ह। इंद्रदेव की बातों को सुनने के बाद रुद्र अपने बैग साथ जो बैग लाया था उससे कुछ नोटों के बंडल निकलकर बाहर रख देता है। ये लीजिए 2,08,000 रुपए, क्योंकि अभी तक 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो फिर मैं आपको बाकी के ब्याज के पैसे तो नहीं दूंगा। क्या अब आपको कोई परेशानी है? इंद्रदेव कहता है, नहीं नहीं, मुझे भला क्या ही परेशानी होगी। तो अब आप जा सकते हैं और अब दोबारा इस दहलीज की तरफ मत आइएगा वरना अंजाम। रुद्र गुस्से में इंद्रदेव से कहता है। रुद्र के गुस्से से भरी बातों को सुनते ही इंद्रदेव के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। उसके बाद इंद्रदेव अपने सभी आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। इंद्रदेव के जाते ही रुद्र का गुस्सा भी शांत हो जाता है। रुद्र जैसे ही आराम की सांस लेने वाला था उस पर यशोदा सवालों की एक झड़ी लगा देती है। रुद्र, आखिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? बता। उद्धरण चिन्ह। मामा, पहले आप शांति से यहाँ बैठो, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। रुद्र के कहने पर यशोदा बैठ तो जाती है, लेकिन शांत बिल्कुल भी नहीं होती। माँ, मैंने ये पैसे अपनी मेहनत से कमाए हैं। मैं मुंबई में पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता हूँ और ये पैसे वही पैसे हैं और हाँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर बेटा, अब आप सवाल ही पूछती रहोगी कि मुझे कुछ खिलाओगी भी? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अंदर अपने कमरे में जाके तू मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। इतना कहकर यशोदा रुद्र को लेकर अंदर आ जाती है। रुद्र के अंदर आते ही एक लड़की भागकर रुद्र के गले से लग जाती है और फिर रोना शुरू कर देती हैं। अदिति, क्या हुआ? अब तुम क्यों रो रही हो? और भी कुछ हुआ है क्या? रुद्र अपनी बहन अदिति से पूछता है। कुछ नहीं भाई, सब ठीक हो गया है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर मुस्कुरा दो। रुद्र की बातों को सुनने के बाद अदिति मुस्कुराने लगती है। अच्छा, अब अपने भाई की यही खड़ा रखना है या इसे तैयार भी आराम करने भी देना है? उद्धरण चिन्ह। यशोदा अपनी बेटी से पूछती है।
यशोदा के कहने पर अदिति रुद्र से अलग होती है और फिर रुद्र अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगता है। कुछ देर बाद नाश्ता बनकर तैयार होते ही रुद्र नीचे आ जाता है। नीचे टेबल पर सब लोग मौजूद थे सिवाय अदिति के। माँ अदिति कहाँ है, वो दिख नहीं रही है। उद्धरण चिन्ह। अदिति फिलहाल अपने कमरे में है, उसने कहा कि उसे अभी भूख नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी रुद्र को कुछ याद आता है और फिर रुद्र अपना पापा से पूछता है, पापा कल कुछ हुआ था क्या? उद्धरण चिन्ह। रुद्र पूछता है, कल तो वैसा खास कुछ नहीं हुआ, क्यों? विक्रांत कहते हैं। इतना कहने के बाद रुद्र अपने मन में सोचने लगता है, बस ऐसे ही, अगर कल कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर कल अदिति फोन पर रो क्यों रही थी? क्या अदिति के साथ हुआ है? रुद्र के सामने सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आता है 100%। आखिर क्या हुआ होगा? सिस्टम, क्या अदिति को किसी ने धमकी दी है? 100%। ओह, तो इसी वजह से कल अदिति फोन पर रो रही थी। अपना खाना खत्म करते ही रुद्र सबसे पहले अदिति के कमरे में जाता है। भैया आप यहाँ, कुछ काम था क्या? उद्धरण चिन्ह। हाँ वो मुझे तुमसे काम था, क्या तुम मुझे बताओगी कि कल तुम फोन पर रो क्यों रही थी और मुझे ऐसा क्यों कहा कि किसी ने पापा को मारा है? और अदिति अगर मुझे अपना भाई मानती हो तो सच बोलना। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बातों को सुनने के बाद अदिति वो सब कुछ बताती है जो कि उसके पिछले कुछ दिनों में हुआ था। उन बातों को सुनकर रुद्र की मुठ्ठियां पूरी तरह से कस जाती है। रुद्र गुस्से से कहता है, आखिर उस साले की हिम्मत कैसे हुई? आखिर क्या हुआ है अदिति है के साथ और क्यों बुलाया उसने रुद्र को झूठ बोलकर? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। चैप्टर 15 सिस्टम अपग्रेड। चैप्टर 15। रुद्र को समझ में नहीं आता है कि आखिर कल उसकी बहन फोन पर रो क्यों रही और उसने मुझसे झूठ क्यों कहा। इस सवाल का सच जानने के लिए रुद्र अपनी बहन के कमरे में जाता है और उसी से अपने सभी सवाल पूछता है। अब आगे। अदिति कल तुम फोन पर रो क्यों रही थी? मुझे सब कुछ सच सच जानना है। कमरे में रुद्र अदिति से पूछता है। अपने भाई की बात सुनने के बाद अदिति रुद्र को बताना शुरू कर देती है। भाई कल मुझे मुकेश दादा के बेटे विशाल ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उन सबके साथ एक रात नहीं गुजारा तो वो हमारे पूरे परिवार को बेघर कर देगा। अपनी बहन के मुंह से इतना सुनते ही रुद्र की मुठ्ठियां कस जाती है। रुद्र का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान में पहुंच चुका था, लेकिन अपनी बहन को सामने देखते हुए रुद्र खुद को शांत करता है। खुद को शांत करने के बाद रुद्र अपनी बहन अदिति से पूछता है, अदिति इस विशाल ने तुम्हें कब बुलाया था? 2 दिन बाद होटल सनशाइन में। अपनी बहन की पूरी बात सुनने के बाद रुद्र अदिति के सिर पर पहले हाथ फेरता और फिर कहता है, अदिति अब तुम आराम करो और इस विशाल के बारे में सोचना बंद कर क्योंकि वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अपनी बहन से इतना कहने और उसे शांत करवाने के बाद रुद्र वापस अपने कमरे में आ जाता है। अपने कमरे में आते ही रुद्र के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर बनने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे इतना पैसा कमाना है कि इस विशाल जैसे कमीने मेरी बहनों की तरफ आंख उठाने से भी डरे। रुद्र अपने आप से कहता है। रुद्र अपनी बहन से कह तो देता है कि वो विशाल को संभाल लेगा, लेकिन अब रुद्र को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो विशाल को संभाले कैसे। तभी रुद्र को कुछ याद आता है और वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, अगर मैंने मसल एंड ब्लड स्ट्रेंथनिंग के सभी पिल्स को एक साथ ले लिया तो क्या इससे मेरे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट पड़ सकता है? 0%। इन सभी पिल्स को एक साथ लेने पर मेरी जान को कोई खतरा हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। 79%। मेरी जान पर खतरे की संभावना कितनी है? 87%। रुद्र रिस्क ना लेने के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके सामने उसके बहन अदिति का चेहरा आ जाता है। क्या 77%? तब तो ये रिस्क लेना बिल्कुल भी। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्र सभी पिल्स को बाहर निकाल लेता है। इतना कहकर रुद्र सभी पिल को एक ही साथ खा जाता है। संभाल लेना बजरंगबली। जैसे ही सारी पिल्स रुद्र के पेट के अंदर गई, रुद्र की पूरी शरीर में एक भयंकर दर्द और जलन उठता है और वो दर्द जलन धीरे धीरे रुद्र के पूरे शरीर में फैलना शुरू कर देता है। कुछ देर में दर्द इतना बढ़ जाता है कि रुद्र की के मुंह से आवाज निकालना भी बंद हो जाती है। उस हालत में भी रुद्र सिस्टम से पूछता है कि उसकी जिंदा बचने की संभावना कितनी है, जिस पर सिस्टम के स्क्रीन पर उसे 15% लिखा दिखाई देता है। अगर आज मैं हार गया तो मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, मेरी बहन की इज्जत बर्दाश्त कर रुद्र। सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए रुद्र खुद से कहता है। कुछ देर बाद सिस्टम स्क्रीन पर रुद्र की सर्वाइवल रेट बढ़ने लगता है और आखिर में रुद्र का सर्वाइवल रेट 100 तक पहुंच जाता है। जैसे ही रुद्र का सर्वाइवल रेट 100 पर पहुंचता है, रुद्र के शरीर से तकलीफ भी कम हो जाती है। जैसे ही रुद्र के शरीर का सारा दर्द कम होता है, रुद्र को अपना शरीर हल्का और ताकतवर महसूस होता है। इसी चीज की जांच करने के लिए अपने स्टेट्स बॉक्स को ओपन करता है। स्टेट्स: नाम रुद्र सिंह, उम्र 18, स्ट्रेंथ 13, विटलिटी 12, एजिलिटी 13, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल 14, लक्ष्य चार्म 8, HP 100, MP 100, RP 0, स्किल्स नन, लेवल 1 नोविस मार्शल आर्टिस्ट। रुद्र अपने स्टेट्स को देखने के बाद पूरी तरह से हैरान रह जाता है। क्या सिर्फ 3 पॉइंट्स? मतलब 2 लाख की दवाई खाने के बाद सिर्फ 3 पॉइंट्स? मिशन: विशाल को उसके लिए की सजा दो। रिवार्ड 20 पॉइंट्स। टाइम लिमिट 24 घंटे। रुद्र सिस्टम के नोटिफिकेशन से उबरा ही नहीं था कि तभी रुद्र को एक और झटका लगता है। रुद्र के सामने अचानक से एक छोटी लड़की आ जाती है। हेलो होस्ट, आपने सिस्टम से पूरे 200 सवाल पूछ लिए हैं। अब आप सिस्टम को लेवल 2 पर अपडेट कर सकते हैं। क्या सिस्टम को अपडेट? जी हाँ, आखिर मैं हूं तो एक सिस्टम ही, मुझे भी तो अपग्रेड की जरूरत है, वरना मेरे अंदर भी बग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर खुद को अपग्रेड कर लो। लेकिन क्या? लेकिन मुझे खुद को अपग्रेड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। सिस्टम के इस सवाल पर रुद्र थोड़ी देर सोचता है और फिर सिस्टम से कहता है, और तुम्हें ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी?
उद्धरण चिन्ह, मैं 3 तरह की एनर्जी से खुद को अपग्रेड कर सकती हूँ। 1 होस्ट की इंटरनल एनर्जी, 2 किसी खतरनाक जानवर की लाइफ फोर्स, 3 पैसे। इतना कहकर वो छोटी लड़की मुस्कुराने लगती है, लेकिन रुद्र को अपनी फिक्र होने लगती है। लेकिन फिर कुछ सोचकर रुद्र सिस्टम से कहता है, तुम्हें कुल कितने रुपए चाहिए? इतना कहकर छोटी लड़की फिर मुस्कुराने लगती है, 1,50,00,000 बस। उद्धरण चिन्ह, लेकिन रुद्र की हालत इस दाम को सुनकर खराब होने लगती है। लेकिन रुद्र फिर सिस्टम से कहता है, उद्धरण चिन्ह, 1,50,00,000, क्या तुम पागल हो? उद्धरण चिन्ह, क्या आप पैसे देंगे? रुद्र झल्लाते हुए हाँ कह देता है। उसके बाद लड़की वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद रुद्र के सामने सिस्टम का स्क्रीन वापस से खुल जाता है, जिसमें अपग्रेड कंप्लीट लिखा हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ स्कैम हो गया है? स्क्रीन को देखकर रुद्र खुद से कहता है। रात के वक्त रुद्र खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद सबके सोते ही रुद्र खिड़की से नीचे कूदकर कहीं जाने लगता है। आखिर इतनी रात को रुद्र कहाँ जा रहा है? क्या सच में सिस्टम ने रुद्र के साथ स्कैम किया है?